हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अजय जखराना। आपका स्वागत अभिनंदन है। हम आपको हरियाणा डीएलएड के जो प्रथम वर्ष है, जिसको जेबीटी बोलते हैं, उसका फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट पेपर है, जिसका नाम है बाल्यावस्था जिसका नाम है बाल्यावस्था तथा बालकों का विकास। ये फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट ईयर का है, हरियाणा डीएलएड के परीक्षा के लिए। उसका आज हम दूसरी क्लास है इस पेपर की, और उस क्वेश्चन आंसर राइटिंग कर रहे हैं। हम निबंधात्मक प्रश्नों को कर रहे हैं, और निबंधात्मक प्रश्नों में से ही बनेंगे लघुतरात्मक और अधिक लघुतरात्मक प्रश्न बनेंगे। तो आज क्वेश्चन है, इसकी पहली यूनिट है इस पेपर की, विकास से परिचय। और विकास से परिचय में हम देख रहे हैं विकास के सामान्य सिद्धांत, और इसमें वृद्धि और विकास के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। यानी हमने पिछली क्लास में वृद्धि और विकास का अंतर समझने का प्रयास किया। अब वृद्धि और विकास के जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को यहाँ हमें समझना है। अभिवृद्धि एवं विकास के निश्चित दिशा के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। ये ऐसे बहुत से सिद्धांत हैं, इसमें केवल एक सिद्धांत पूछा है, निश्चित दिशा का सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। तो अब लेके चलते हैं साथियों, हम आगे बढ़ते हैं। विकास की प्रक्रिया अत्यंत विस्तृत। मैंने कहा था विकास की प्रक्रिया क्या है, विस्तृत, व्यापक है। पिछली क्लास में वृद्धि जो है, ग्रोथ है, वो संकीर्ण है, संकुचित है, जटिल है। यानी विकास की प्रक्रिया सरल नहीं है, कॉम्प्लेक्स है, जटिल है एवं निरंतर होने के कारण। मैंने कहा था विकास गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक चलता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निरंतर होने के कारण कुछ निश्चित सिद्धांतों के अनुसार संचालित होती है। ध्यान रखना, विकास की एक निश्चित दिशा है, विकास के कुछ निश्चित सिद्धांत हैं, और उन निश्चित सिद्धांतों के अनुसार ही विकास क्या करता है, आगे बढ़ता है, ये प्रक्रिया आगे बढ़ती है। इन सिद्धांतों को समझे बिना विकास प्रक्रिया को सही रूप में समझना कठिन है। यानी विकास की प्रक्रिया को समझना है तो विकास की प्रक्रिया जिन सिद्धांतों के माध्यम से आगे बढ़ती है, उन सिद्धांतों को समझना बेहद जरूरी है। सॉरी। विकास के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। एक एक सिद्धांत की हम बात करेंगे। पहला सिद्धांत आ गया निरंतरता का सिद्धांत, यानी कंटिन्यूटी। निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है, विकास की प्रक्रिया कभी भी रुकती नहीं है। मैंने पिछली क्लास में बताया था अभिवृद्धि, ग्रोथ रुक सकती है, लेकिन विकास की प्रक्रिया कभी नहीं रुकती है। जन्म से लेकर या कहीं गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक चलती है। ये दूसरी बात है, एक अवस्था में गति तेज हो सकती है तो किसी अवस्था में गति धीमी हो सकती है, किसी और अवस्था में फिर तेज हो सकती है, कम हो सकती है। विकास की जो गति है कम और ज़्यादा हो सकती है, पर ऐसा कभी नहीं होगा कि विकास की प्रक्रिया रुक गई, स्थिर हो गई। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। वैज्ञानिक दृष्टि से विकास की प्रक्रिया गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाती है। मैंने कहा भी था कि जन्म से की बजाय हम गर्भधारण से माने, गर्भधारण से मृत्यु। निषेचित अंड से जब नर और मादा का निषेचन होता है, नर और मादा का संभोग होता है और उसमें निषेचन होता है, तो निषेचित अंड से लेकर परिपक्व अवस्था तक विकास क्रमशः होता रहता है। परिपक्व अवस्था तक शरीर में यानी वृद्धि तो होती रहती है, लेकिन जब एक आयु यानी प्रौढ़ावस्था के आने के बाद में शरीर का आकार यानी परिपक्वता रुक जाती है, लेकिन मानसिक शक्तियों में परिवर्तन होता रहता है। यद्यपि विकास की गति समान नहीं होती। मैंने कहा एक अवस्था में गति तेज होती है, फिर धीमी हो जाती है, फिर तेज होती है। हर अवस्था में विकास की गति अलग अलग हो सकती है, लेकिन विकास कभी रुकता नहीं है। फिर भी इसमें कोई भी परिवर्तन अचानक नहीं होता। ध्यान रखना, विकास की प्रक्रिया में जो परिवर्तन होते हैं वो अचानक नहीं होते। वो परिवर्तन पहले से निश्चित होते हैं कि इस आयु में आकर कि बालक में ये परिवर्तन देखने को मिलेगा, यानी पहले से। इसी कारण क्या कहता है, विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है।
पूर्व कथन किया जा सकता है विकास की प्रक्रिया के बारे में, क्योंकि जो पहले से निश्चित है कि इस एज में आकर बालक में ये परिवर्तन देखने को मिलेंगे, वो अचानक नहीं आते हैं परिवर्तन। प्रत्येक परिवर्तन पहले से चल रही प्रक्रिया का ही परिणाम होता है, और जो परिवर्तन आता है वो पहले से चल रही प्रक्रिया का ही एक प्रकार का रिजल्ट होता है, परिणाम होता है। जो पहले से प्रक्रिया चल रही है उसका ही रिजल्ट बन के आता है, वो नेक्स्ट क्या आता है, परिवर्तन। ध्यान रखना। एक रूपता का सिद्धांत, एक रूपता का सिद्धांत क्या कहता है, विकास की प्रक्रिया में एक निश्चित क्रम होता है, सीक्वेंस होती है, निश्चित क्रम होता है या एक रूपता पाई जाती है। विकास की प्रक्रिया है वो एक रूपता पाई जाती है, यानी दो बच्चे जन्म लिए तो दोनों की विकास की प्रक्रिया एक जैसी होगी। भारत में कोई बच्चा जन्म ले रहा है उसकी भी विकास की प्रक्रिया वही होगी, और अमेरिका में जो बच्चा जन्म ले रहा है उसकी विकास की प्रक्रिया वही होगी, यानी एक रूपता पाई जाएगी। विकास की प्रक्रिया का एक निश्चित क्रम है। जैसे छोटा बच्चा है, पहले वो क्या करेगा, बैठना सीखेगा, फिर वो क्या है, घुटने के बल चलना सीखेगा, फिर खड़ा होना सीखेगा, फिर वो चलना सीखेगा। एक रूपता है। चाहे व्यक्तियों में कितनी भी भिन्नताएं क्यों न हो, व्यक्तियों में चाहे कितनी भी भिन्नताएं हो, लेकिन विकास की जो प्रक्रिया है वो एक निश्चित क्रम में चलेगी, उसमें एक रूपता पाई जाएगी। उदाहरणार्थ, सभी बच्चों में भाषा विकास तथा शारीरिक विकास एक निश्चित क्रम में होता है। चाहे लैंग्वेज का विकास हो, चाहे शरीर का विकास हो, वो एक निश्चित क्रम में होता है। जैसे शारीरिक विकास सिर से पैरों की ओर होता है। ध्यान रखना, सबसे पहले बच्चा अपने सिर को, गर्दन को संचालित करना सीखता है, फिर धीरे धीरे वो धड़ यानी हाथों को, फिर उसके बाद कमर को, फिर अपने पैरों को। तो इस प्रकार से विकास किस ओर चल रहा है, शारीरिक विकास शरीर से पैरों की ओर चल रहा है, शरीर से पैरों की ओर चल रहा है। एक मिनट, कोई मेरा फोन आ गया, एक मिनट के लिए बस। हाँ बेटा, सॉरी, बीच में तो देखिए, विकास शरीर का विकास किस होता है, सिर से पैरों की ओर होता है। चाहे अमेरिका का बच्चा हो, चाहे जापान का हो, भारत का हो, कहीं का भी बच्चा हो, सिर से। विकास की गति में अंतर हो सकता है। हाँ, विकास की जो स्पीड है, गति में अंतर हो सकता है, लेकिन ये क्रम वही रहेगा, सीक्वेंस वही रहेगा। जैसे सबसे पहले सिर का विकास होगा, फिर धड़ का होगा, फिर कमर का होगा, फिर पैरों का होगा। तो सिर से पैरों की ओर ही यही क्रम रहेगा, यही सीक्वेंस रहेगा विकास का। हाँ, गति थोड़ी बहुत कम ज्यादा हो सकती है, परंतु विकास का क्रम एक समान रहता है। तीसरा सिद्धांत क्या है, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत।
व्यक्तिक भिन्नताओं का सिद्धांत क्या करता है? व्यक्तिक भिन्नताओं का सिद्धांत केवल विकास की गति को प्रभावित करता है। हर बालक में व्यक्तिगत रूप से भिन्न होता है। कोई बच्चा तेज गति से सीखता है, कोई धीमी गति से सीखता है। तो ध्यान रखना, विकास का जो क्रम है वो तो एक समान ही रहेगा, लेकिन गति क्या है कि कोई बच्चा 9 महीने का पैरों पे चलने लग जाता है, कोई 12 महीने का, कोई 14 महीने का, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कोई बच्चा बैठना तो बाद में सीखेगा और चलना पहले सीखेगा नहीं। पहले बैठना सीखेगा, फिर वो घुटनों के बल चलना सीखेगा, फिर वो खड़ा होना सीखेगा, फिर वो चलना सीखेगा, फिर वो सीढ़ी चढ़ना सीखेगा। समझ रहे हो आप? तो इस प्रकार से इसी क्रम को सीखेगा, क्रम यही रहेगा। लेकिन ये हो सकता है कोई बच्चा 10 महीने का चलने लग जाए, कोई बच्चा 12 महीने का, कोई बच्चा 14 महीने का। प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि और विकास में व्यक्ति की भिन्नताएं पाई जाती हैं। विकास का क्रम वही रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन गति अलग अलग पाई जाती है। और वो वजह क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नता की वजह से। हर बालक की जो क्षमताएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं। यहाँ तक कि जुड़वा बच्चों में भी विकास की गति एवं विशेषताओं में अंतर देखा जाता है। ये देख लिए, जुड़वा बच्चे होते हैं उनमें भी विकास की गति हमें अलग अलग देखने को मिलती है। कुछ व्यक्तियों में कुछ क्षमताएं शीघ्र विकसित हो जाती हैं, कुछ व्यक्तियों में कुछ क्षमताएं जल्दी विकसित हो जाती हैं, कुछ में वो क्षमताएं लेट विकसित होती हैं, जबकि अन्य में वही क्षमताएं देर से विकसित होती हैं। अतः सभी बालकों की वृद्धि और विकास समान नहीं होता है। ध्यान रखना, विकास का सीक्वेंस या क्रम एक जैसा ही होगा, लेकिन विकास की गति एक समान नहीं होगी। उसकी वजह क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नता। हर बालक की क्षमताएं अलग अलग होती हैं। कोई बालक उन क्षमताओं तक जल्दी पहुंच जाता है, कोई बच्चा उन क्षमताओं तक देर तक पहुंचता है। वंशानुक्रम वातावरण के संयुक्त परिणाम का सिद्धांत। विकास किसका परिणाम है? तो कुछ लोगों को मानना है विकास वंशानुक्रम का परिणाम है, कुछ मनोवैज्ञानिकों को मानना है कि विकास वातावरण का परिणाम है, लेकिन अधिकांश मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि वातावरण और वंशानुक्रम का संयुक्त परिणाम है। इनके मध्य गुणनफल है इनका। ये नहीं कि भाई 20% तो वातावरण का योगदान है, 80% वंशानुक्रम का, ऐसा नहीं। वो कहते हैं गुणनफल, अंतःक्रिया। वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम क्या है? विकास है। इसमें कम और ज्यादा नहीं कर सकते। बालक की वृद्धि और विकास वंशानुक्रम तथा वातावरण का संयुक्त परिणाम होता है। विभिन्न अध्ययनों से स्पष्ट हो चुका है, इनमें से किसी एक को भी अलग नहीं किया जा सकता। हम ये नहीं कह सकते कि विकास वंशानुक्रम पे ही आधारित होगा, वातावरण की जरूरत नहीं है, या वातावरण पे आधारित होगा, वंशानुक्रम की जरूरत नहीं। इन दोनों कारकों का जो अंतःक्रिया होगी, गुणनफल होगा, तब जाकर विकास होगा। वंशानुक्रम बालक के व्यक्तित्व की आधारशिला प्रदान करता है। वंशानुक्रम यह निश्चित करता है कि बालक का कितना विकास होगा, उसका आधार निश्चित करता है कौन? वंशानुक्रम। जबकि वातावरण उसे आकार देने का कार्य करता है। यानी वंशानुक्रम तो यह करता है कि बालक के जो विकास का आधार तैयार करता है, और वो विकास कितना विकास होगा, वो आकार निश्चित करने का काम कौन करता है? वातावरण। आधार तैयार करता है वंशानुक्रम, और आकार तैयार करता है कौन करता है? भाई आपका वातावरण। दोनों के सम्मिलित प्रभाव से ही बालक का समुचित विकास संभव होता है। दोनों के संयुक्त प्रभाव, किन दोनों के? वंशानुक्रम और वातावरण के संयुक्त प्रभाव से, के दो सम्मिलित प्रभाव से ही बालक का सही ढंग से समुचित विकास हो पाता है। समग्र विकास का सिद्धांत। समग्र विकास का सिद्धांत क्या कहलाता है? विकास में केवल हम किसी व्यक्तित्व के एक पक्ष को नहीं रखेंगे, विकास में हम व्यक्तित्व के सभी पक्षों को रखेंगे। जैसे भाई शारीरिक विकास, मानसिक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, इन विकास के सभी पक्षों को हम विकास में रखेंगे, और इसे होलिस्टिक या सर्वांगीण विकास कहा जाता है। मनुष्य का विकास समग्र रूप में होता है। उसके व्यक्तित्व के विभिन्न पक्ष, जैसे व्यक्तित्व कौन है? शारीरिक पक्ष,
मानसिक पक्ष, सामाजिक तथा संवेगात्मक, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इनको हम अलग अलग नहीं कर सकते, ये नहीं कह सकते केवल शारीरिक पक्ष, ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और साथ साथ विकसित होते हैं। ऐसा नहीं है कि क्या पहले शरीर का विकास कर लिया जाए फिर मस्तिष्क का, शरीर और मस्तिष्क का मानसिक विकास साथ साथ होता रहेगा। यानी इस विकास के जितने व्यक्तित्व के जितने भी पक्ष हैं, इनका सभी का एक साथ विकास होता है। किसी एक पक्ष का विकास अन्य पक्षों को प्रभावित करता है, एक पक्ष का विकास क्या करता है, दूसरे पक्षों को भी प्रभावित करता है। अतः अध्यापक को बालक के सभी पक्षों के संतुलित विकास पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी एक पक्ष का तो ज़्यादा विकास हो जाए और एक पक्ष बिल्कुल पिछड़ जाए। तो अध्यापक को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए व्यक्तित्व के जितने भी पक्ष हैं, जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, इनका सभी का संतुलित विकास होना चाहिए। इसे समग्र विकास कहते हैं। परिपक्वता एवं अधिगम, विकास की एक प्रक्रिया में परिपक्वता और अधिगम दोनों को महत्वपूर्ण भूमिका है। विकास में सहयोग कौन देते हैं? परिपक्वता भी सहयोग देती है और अधिगम भी। अधिगम यानी सीखना। बालक जैसे जैसे सीखता जाता है उसका विकास होता जाता है। सीखने से बालक का क्या होता है? विकास होता है। और विकास में क्या योगदान देती है? परिपक्वता। परिपक्वता क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है जो स्वाभाविक है, जो अपने आप चलती है और ये करो 18, 19, 20 साल की एज तक चलती है। यानी प्रौढ़ावस्था आने तक व्यक्ति पूरी तरह परिपक्व हो जाता है। अपने आप चलने वाली एक स्वाभाविक प्रक्रिया है परिपक्वता, जो व्यक्ति को क्या करती है? व्यक्ति की कार्य कुशलता को बढ़ाती है। जैसे मैंने उदाहरण के तौर पे पिछले क्लास में, एक 5 साल का बच्चा 20 केजी वजन नहीं उठा सकता, लेकिन 15 साल का बच्चा 50-60 केजी वजन उठा लेगा। तो अब 50 आपसे कहा जाए भाई 4 साल का बच्चा या 5 साल का बच्चा 20 केजी क्यों नहीं उठा पाया, तो कोई साहब अभी उसकी मसल्स इतनी परिपक्व नहीं हुई है, इतनी मजबूत नहीं हुई कि वह उस कार्य को कर सके। लेकिन 15 साल का बच्चा 5 किलो तो क्या, 20 किलो तो क्या, 50-60 केजी उठा लेता है। अब उसकी मसल्स इतनी परिपक्व हो चुकी हैं, इतनी मजबूत हो चुकी हैं, उस कार्य को कर सकता है। तो क्या है? परिपक्वता कार्य कुशलता को बढ़ाती है और ये प्रक्रिया अपने आप चलती है। तो परिपक्वता और अधिगम दोनों विकास में क्या होते हैं? सहायता देते हैं। परिपक्वता के बिना अधिगम संभव नहीं होता, यह भी पक्की बात है। आपको लिखना सीखना है, लेकिन तब तक लिखना नहीं सीख सकते जब तक कि बच्चे की उंगलियां, मसल्स में इतनी मजबूती नहीं आए कि वो पेंसिल पकड़ सके। नहीं तो क्या करते लोग बाग, बच्चे को जब वो माँ के साथ पालने में रोता है तभी उसको लिखना सिखा देते, क्योंकि तब तक वो ग्रिप नहीं कर सकता, उंगलियां पकड़ नहीं सकती, उसकी मसल्स इतनी मजबूत नहीं हो सकती कि वो पेंसिल को पकड़ सके, तब तक वो लिखना नहीं सीखता। यानी सीखने के लिए क्या जरूरी है? परिपक्वता का जरूरी है। बिना अधिगम यानी परिपक्वता के बिना अधिगम संभव नहीं होता। प्रत्येक बालक की परिपक्वता का स्तर भिन्न होता है। प्रत्येक बालक परिपक्वता का स्तर अलग, कोई बालक थोड़ा जल्दी परिपक्व होता है, कोई बालक थोड़ा नहीं। ये वजह क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नता। मैंने कहा परिपक्वता सभी में एक समान चलेगी, जरूरी नहीं है। हाँ, क्रम वही रहेगा, लेकिन किसी में परिपक्वता 2 महीने पहले आ जाएगी, किसी में परिपक्वता 2-3 महीने बाद में आएगी, जिससे उसकी सीखने की क्षमता भी प्रभावित होती है। जो बालक परिपक्वता की प्रक्रिया में पीछे रह जाता है तो वो बाद में सीख पाता है। जो बालक पहले परिपक्व हो जाता है वो पहले सीख पाता है, क्योंकि सीखने के लिए किसकी जरूरत होती है? परिपक्वता की। यदि बालक किसी कार्य को सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार है परंतु उसका शारीरिक विकास पर्याप्त नहीं हुआ है, यानी परिपक्व नहीं हुआ है, मानसिक रूप से वो तैयार हो गया सीखने के लिए, लेकिन उसका शारीरिक विकास पर्याप्त रूप में जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ था, वो परिपक्वता नहीं आई है, तो वो नहीं सीख पाएगा, तो वह उस कार्य को नहीं सीख पाएगा। अतः अध्यापक को बालक की शारीरिक परिपक्वता को ध्यान में रखकर ही उससे अपेक्षाएं रखनी चाहिए।
टीचर को यह ध्यान रखना चाहिए कि पहले वो जांचे कि बालक कितना शारीरिक रूप से परिपक्व हो गया है। कहीं वो सीखने के लिए मानसिक रूप से तो तैयार हो गया है, लेकिन वह उतना परिपक्व नहीं हुआ है, तो वह उस चीज़ को नहीं सीख पाएगा। तो बालक की शारीरिक परिपक्वता को ध्यान में रखते हुए उसे सिखाने का प्रयास किया जाना चाहिए। विकास की दिशा का सिद्धांत। वृद्धि और विकास की एक निश्चित दिशा होती है। निश्चित दिशा मैंने कहा था, देखना विकास कभी भी अनिश्चित नहीं होता है, दिशाबद्ध होता है, और वो दिशा भी कैसी है, निश्चित है। जैसे मैं कहूं सिर से पैर की ओर, एक तो ये होगी, और सामान्य से विशिष्ट की ओर। मानव शिशु का विकास एक निर्धारित क्रम में होता है। मैंने कहा था विकास का सीक्वेंस होता है, क्रम होता है। सर्वप्रथम सिर का विकास होता है, उसके बाद शरीर के अन्य भाग विकसित होते हैं। यानी किधर चलता है, सिर से पैर की ओर। भ्रूणावस्था में यह सिद्धांत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। विकास की प्रमुख दिशाएं निम्नलिखित है। नंबर 1, 2 दिशाएं हैं। सिर से पांव की ओर, मानव शिशु का विकास सिर से पैर की ओर होता है। सिर पहले परिपक्व होता है और टांगें सबसे बाद में विकसित होती हैं, परिपक्व होती हैं। ठीक है ना। दूसरी, एक तो ये हो गया, एक जिसे इसको बोलते हैं इसे बोलते हैं सिफालोकैडल सीक्वेंस, सिफालोकैडल। एक होता रीढ़ की हड्डी से बाहर की ओर, रीढ़ की हड्डी से कहेंगे केंद्र से परिधि की ओर, केंद्र से परिधि की ओर, केंद्र से परिधि की ओर। तो इसे बोलते हैं प्रोक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस। विकास का क्रम पहले शरीर के मध्य भाग, बीच का भाग, केंद्र हो गया बीच का भाग, शुरू होता है, फिर उसके भारी भागों में। यानी बेटा इस प्रकार से मान लीजिए हमने इसको सेंटर मान लिया, तो फिर इसके ऐसे होता है। सबसे आखिर में कहां होगा, जो केंद्र से लास्ट में परिधि मान लीजिए ये है, तो लास्ट में विकास किस हो रहा है, केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर हो रहा है, केंद्र से बाहर की ओर। यहां सबसे पहले विकास हुआ, उसके बाद में इसके निकट वाले, फिर इसके निकट, फिर इसके निकट, इसे यानी इसे ही कहा जाता है केंद्र से परिधि की ओर या निकट से दूर सिद्धांत। निकट से दूर, निकट से दूर, पहले केंद्र के निकट, निकट वाले, फिर उससे दूर, फिर उससे दूर, फिर उससे दूर, इस प्रकार बढ़ता है। पहले सुषुम्ना नाड़ी, यानी हम ये कहें कि सुषुम्ना नाड़ी यानी तंत्रिका तंत्र का विकास होता है तथा आंतरिक अंगों का विकास होता है। उसके बाद भारी अंग विकसित होते हैं। सबसे पहले आंतरिक यानी केंद्र, और सबसे पहले भारी यानी, ये 2 गति हो गई। स्वरूप के पश्चात क्रियाएं, सब पहले शरीर की संरचना विकसित होती है, शरीर की संरचना यानी बनावट विकसित होती है, तत्पश्चात उस संबंधित क्रियाएं संपन्न होती हैं। पहले शरीर के अंगों की बनावट विकसित होती है, फिर वो अंग क्या है, फंक्शन करने लगते हैं। ऐसा नहीं कि शुरुआत में हाथ बनते ही पहले हाथ बनेंगे, फिर हाथ से संबंधित क्रियाएं शुरू होंगी, पहले नेत्र बनेंगे, फिर नेत्र से संबंधित क्रियाएं होंगी, फिर पहले हार्ट बनेगा, फिर उससे संबंधित क्रियाएं शुरू होंगी। संबंधित क्रियाएं होती हैं। किसी भी कार्य को करने से पूर्व संबंधित मांसपेशियों का विकास होता है, और वह अंग तब कार्य करने लगेगा जब उसकी मांसपेशियों का विकास हो जाएगा और उसकी मांसपेशियों में परिपक्वता आ जाएगी। यानी पहले स्वरूप बनता है, संरचना बनती है, फिर उस अंग की संरचना बनती है, फिर वह अंग क्रिया करने लगता है। ध्यान रखना। वृद्धि एवं विकास की गति दर में भिन्नता का सिद्धांत। गति बोल दीजिए, दर बोल दीजिए। मैंने कहा था कि वृद्धि एवं विकास में गति में भिन्नता पाई जाती है। उसकी वजह क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता। व्यक्ति की वृद्धि और विकास की विभिन्न अवस्थाओं में होते हैं। जो विकास होता है वो किसी एक अवस्था में नहीं होता है, हर अवस्था में विकास होता है, लेकिन हर अवस्था में गति एक जैसी रहे जरूरी नहीं। किसी अवस्था में गति तेज रहेगी तो दूसरी अवस्था में गति कम रहेगी, तथा प्रत्येक अवस्था में विकास की गति दर समान नहीं होती है।
प्रारंभिक अवस्थाओं में शारीरिक वृद्धि और विकास की गति तीव्र होती है। शुरुआत की अवस्थाएं होती हैं, जो छोटा बच्चा होता है उसकी शरीर बहुत तेजी से ग्रोथ करता है, बहुत तेजी से विकास करता है उसका शरीर, ठीक है ना। आगे चलकर उसकी शरीर की गति, शरीर का विकास है वो थोड़ा धीमा हो जाता है। बाल्यावस्था में बच्चा, देखो शैशवावस्था में बच्चा बहुत तेजी से बढ़ता है, बाल्यावस्था में बच्चा बहुत धीमी गति से बढ़ता है, फिर किशोरावस्था में तेजी से बढ़ता है, परंतु आगे चलकर ये गति धीमी हो जाती है। एक अवस्था में शारीरिक वृद्धि रुक जाती है, यानी प्रौढ़ावस्था आती है जब शरीर की वृद्धि बिल्कुल रुक जाती है, किंतु गुणात्मक विकास निरंतर चलता रहेगा। मैं कहा कि मानसिक शक्तियों का विकास लगातार चलता रहेगा, हर अवस्था में होता रहेगा, लेकिन शरीर की वृद्धि यानी जिसे अभिवृद्धि कहते हैं या वृद्धि कहते हैं, वह क्या करेगी, एक समय इन्हें किशोरावस्था के अंत में या प्रौढ़ावस्था के शुरुआत में रुक जाएगी या बहुत धीमी हो जाएगी। विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत, मैंने कहा था विकास का पहले से पूर्व कथन किया जा सकता है, उसकी भविष्यवाणी की जा सकती है, उसका अनुमान लगाया जा सकता है कि 9 महीने का बच्चा होगा जो चलने लग जाएगा। क्यों? विकास का एक निश्चित क्रम है और उस क्रम के अनुसार थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, अन्यथा उसी सीक्वेंस के आधार पर विकास का जो क्रम है, उन्हीं क्रम के आधार पर विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। इस वजह से हम विकास की प्रक्रिया का भविष्यवाणी कर सकते हैं, पूर्व कथन कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते। आधुनिक अनुसंधानों से यह सिद्ध हो चुका है कि विकास की कुछ सीमा तक भविष्यवाणी करना संभव है। इन कुछ सीमा तक हम विकास की भविष्यवाणी कर सकते हैं। बालक की रुचियां, अभिरुचियां, सम्मान, क्षमताएं, वृद्धि के स्वरूप का अनुमान लगाया जा सकता है, यानी बालक की विकास की प्रक्रिया का हम पहले से अनुमान लगा सकते हैं। सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत ये बताया था कि विकास किस ओर चलता है, पहले बालक सामान्य क्रियाएं करता है, सामान्य क्रिया जैसे जैसे उसकी परिपक्वता आती जाती है वह अंग विशेष का इस्तेमाल करना सीखता है, अर्थात विशिष्ट क्रियाएं करना सीखता है। तो विकास किस ओर बढ़ता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास पहले सामान्य और बाद में विशिष्ट रूप ग्रहण करता है। प्रारंभ में बालक किसी वस्तु को पकड़ने के लिए हाथ पैर इधर उधर चलाता है, पूरे हाथ पैर किसी चीज को पकड़ने के लिए, छोटा बच्चा होता है, परंतु धीरे धीरे वह उसी वस्तु की ओर हाथ बढ़ाने लगता है। पहले क्या है कि उसे प्रॉपर रूप में उसी चीज को पकड़ना है तो पूरे शरीर को उस साइड में धकेलेगा, छोटा बच्चा होता है। बाद में क्या है कि उसे उस चीज को, गेंद को पकड़ना है तो शरीर को नहीं, केवल उस हाथ को आगे ले जाएगा और पकड़ लेगा, हाथ और बढ़ा ले। इसी प्रकार बालक पहले सामान्य शब्दों का प्रयोग करता है, जैसे देखना बालक क्लिष्ट शब्द यूज नहीं करता, सबसे पहले भाषा मामा, पापा, मामा, पापा, क्योंकि ये सरल हैं। मम्मी ये शब्द बहुत लेट बोल पाएगा, दादी, दादा ये शब्द कठिन है। ए और आ सब, मम्मा, पापा, पापा, ऐसे शब्दों को ज्यादा यूज करते, सामान्य शब्दों का प्रयोग करता है। जैसे सभी पक्षियों को चिड़िया कहना, पहले वो क्या करता है, कोई भी पक्षी, कौवा दिखाई दे जाए, कोयल दिखाई दे जाए या मान लीजिए मोर दिखाई जाए, सबको चिड़िया कहेगा। बाद में वो धीरे धीरे क्या है, चिड़िया को चिड़िया कहेगा, कौवे को कौवा कहेगा। इस प्रकार पक्षियों के नाम सीखकर उन्हें सही नाम पुकारने लगता है। जब अलग अलग पक्षियों के नाम लेते विशिष्ट क्रिया है, लेकिन शुरुआत में सभी पक्षियों को वो चिड़िया नाम से संबोधित करता है, चिड़िया उसके लिए सामान्य है। एकीकरण का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग का प्रयोग करना सीखता है। पहले क्या करता है, वो पूरे अंग का प्रयोग करता है, ठीक है ना। बाद में उसके विशिष्ट भागों का, तत्पश्चात वह इन भागों का एकीकरण करना सीखता है। पहले वो क्या करता है, पूरे अंग का इस्तेमाल करता है, फिर उस अंग के भागों का इस्तेमाल करता है, फिर उनके बीच में उन सभी अंगों के और उप अंगों का एकीकरण करता है। उदाहरणार्थ, प्रारंभ में बालक पूरे हाथ को हिलाता है,
बाद में धीरे धीरे हाथ एवं उंगलियों को नियंत्रित रूप से चलाने लगता है। शुरुआत में वो उंगलियों को नहीं चला पाता है, पहले पूरे हाथ का इस्तेमाल करता है, लेकिन धीरे धीरे बाद में क्या है, हाथ और उंगलियों को चलाना सीख जाता है। यानी कि वो कह सकते पहले पूरे अंग का इस्तेमाल करता है, फिर अंगों का इस्तेमाल कर, फिर उनके बीच में कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय एकीकरण करना सीखता है। विकास, संचिता एवं पुनरावृत्ति का सिद्धांत। विकास की विभिन्न अनुभवों का संचित परिणाम होता है। बहुत से अनुभवों को इकट्ठा करने का परिणाम क्या होता है, विकास होता है। संचित यानी इकट्ठा, बहुत से अनुभव इकट्ठे होते हैं, उनका परिणाम क्या हो जाता है, विकास हो जाता है, न कि किसी एक अनुभव का। ध्यान रखना, एक अनुभव का परिणाम विकास नहीं होता है। हम बहुत से अनुभवों को जो इकट्ठा कर लेते हैं तो उसका रिजल्ट बन के हमारे साथ परिणाम बन के क्या आता है, विकास। विकास में पुनरावृत्ति इसलिए देखी जाती है क्योंकि एक अवस्था की विशेषताएं आगे की अवस्थाओं में भी दिखाई देती हैं। यानी शैशवावस्था में जो चीजें थी वो कुछ चीजें बाल्यावस्था में भी दिखाई देंगी, ठीक है ना। उदाहरणार्थ बचपन का स्वयं प्रेम किशोरावस्था में देखा है। छोटा बच्चा होता है शैशवावस्था में, शिशु अपने आत्म मोह में रहता है, स्वयं से प्रेम करता है, जिसे फ्राइड ने नार्सिसिज्म कहा है, स्वयं से प्रेम करना, ठीक है ना। लेकिन जब बाल्यावस्था में थोड़ा कम हो जाता है, किशोरावस्था में फिर वो बार बार किशोरी आईने के सामने जाएंगी, अपने आप को देखेंगी, कोई कपड़ा पहन के व्यक्ति आत्ममोह वापस हो जाता है। तो ध्यान रखना, इसमें क्या है कि विकास की अवस्थाओं में विकास की जो प्रक्रिया है वो एक प्रकार से पुनरावृत्ति भी करती है, दोबारा आवर्त। मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त से अमूर्त की ओर। मानसिक विकास में बालक पहले मूर्त यानी जो चीज दिखाई देती है, जिसका आकार फिक्स होता है, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है ना, एवं प्रत्यक्ष वस्तुओं के बारे में सोचता है। प्रत्यक्ष भी वही है जो सामने है, आंखों के सामने, मूर्त। मानसिक विकास में बालक पहले मूर्त चीजों को देखता है जो उसे दिखाई देती हैं प्रत्यक्ष में, तत्पश्चात अमूर्त विचारों को समझ लेता, उसके बाद में ऐसी चीजों को भी समझने लगता है जो उसकी आंखों के सामने नहीं है, ठीक है ना। अमूर्त चीजों के बारे में भी समझने लगता है। इस प्रक्रिया में वह कारण और परिणाम के संबंध को समझने का प्रयास करता है। ध्यान रखना, शुरुआत में वो क्या क्या मूर्त चीजों को, विकास किस ओर चलेगा, मूर्त से अमूर्त की ओर। बाह्य नियंत्रण से आंतरिक नियंत्रण का सिद्धांत। प्रारंभिक अवस्था में बालक अपने व्यवहार, मूल्यों एवं नियमों के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। उसके मूल्य क्या होंगे, उसके आदर्श क्या होंगे, उसका व्यवहार क्या होगा, उसके लिए नियम क्या होंगे, ये माँ बाप पे या गुरुजी पे डिपेंड होता है। शुरुआत में बच्चा जैसे जैसे वह बड़ा होता है उसमें अपनी मूल्य प्रणाली, शुरुआत में बालक की मूल्य प्रणाली नहीं होती, गुरु की या माता पिता की जो मूल्य प्रणाली है उसी को अपनाता है। गुरु या माता पिता उसके लिए जो नियम बनाते हैं नियमों को मान लेता है। उसका व्यवहार कैसा होगा ये भी माता पिता और गुरु पर निर्भर करेगा। लेकिन बाद में जब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वह अपनी मूल्य प्रणाली विकसित कर लेता है, आत्मनियंत्रण कर लेता है तथा आंतरिक अनुशासन विकसित हो जाता है उस बालक में। लेकिन ये शुरुआत में नहीं होता है, पहले वो बाह्य नियंत्रण यानी माता पिता उसे नियंत्रित करेंगे, फिर वह अपने आप पर नियंत्रण करना सीख जाएगा। निष्कर्ष, इस प्रकार स्पष्ट होता है कि विकास के सिद्धांतों का ज्ञान वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया को भली भांति समझने में सहायता देता है। यानी ये इससे स्पष्ट हो गया है कि विकास के सिद्धांत अगर हमें समझ में आ गए हैं तो विकास की प्रक्रिया को हम अच्छे से समझ सकते हैं। यह कहना उचित होगा कि ये सिद्धांत अंतिम या पूर्ण नहीं है। ये सिद्धांत अंतिम नहीं है या यही अपने आप में पूर्ण नहीं, बल्कि सामान्यीकरण मात्र हैं जो अध्यापक को दिशा प्रदान करते हैं। यानी ये जो विकास के सिद्धांत हैं ये केवल अध्यापक की सहायता के लिए हैं, उसको एक रास्ता दिखाते हैं, उसको एक दिशा दिखाते हैं कि बालक का विकास किस दिशा में होगा और आप उसका शिक्षण कैसे करवा सकते हैं। इन सिद्धांतों के माध्यम से अध्यापक बालकों के विकास की गति,
विशेषताओं, उनकी आवश्यकताओं को समझ सकता है। शिक्षक इन सिद्धांतों के माध्यम से ये समझ सकता है बालक की आवश्यकताएं क्या हैं, बालक की विशेषताएं क्या हैं, बालक के विकास की गति क्या है, और शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बना सकता है। और जब उसे इन सभी चीज़ों की जानकारी हो जाएगी तो वह अपनी शिक्षण प्रक्रिया को और प्रभावशाली बना सकता है। विकास के सिद्धांत वो अभी पढ़े, निरंतर का सिद्धांत, एकरूपता का सिद्धांत, व्यक्तित्व विभिन्नता का सिद्धांत, वंशानुक्रम वातावरण के संयुक्त प्रभाव का सिद्धांत, समग्र विकास का सिद्धांत, परिपक्वता अधिगम का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत, वृद्धि एवं विकास की गति या दर में भिन्नता का सिद्धांत, विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, विकास की संचित एवं पुनरावृत्ति का सिद्धांत, मूर्त से अमूर्त की ओर सोचने का सिद्धांत, बाह्य नियंत्रण से आंतरिक नियंत्रण का सिद्धांत, विकास में एकीकरण विभेदीकरण की प्रक्रिया का सिद्धांत। साथियों, हमने आज विकास की प्रक्रिया के जो विकास के सिद्धांत हैं उनको समझा। धन्यवाद, आगे मिलते हैं।